एडिशन लेके आया है पीसीएस, ग्रुप सी, जितने भी यूके ट्रिपल एस सी, यूबीटीआर, जितने भी वनडे एग्जाम्स है भी की तैयारी है। वहीं मैं एकता बिस्ट, मेरा एक छोटा सा रोल है कि मैं उत्तराखंड के लास्ट प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करूँगी। उनको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें उत्तराखंड के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। उत्तराखंड शब्द उत्तर प्लस खंड से मिलकर बना है। इसका नाम उत्तराखंड होने का कारण यही था। अगर हम भारत का मैप देखें तो मैप में हम देखते हैं कि ये उत्तर में स्थित एक खंड था, तो इसलिए इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ठीक है, उत्तराखंड बनने का मेन कारण यही था। ये हम लोग यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग हुए। यूपी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राज्य था और हम एक किनारे में स्थित एक खंड थे। ठीक है, वहाँ पे एक तो एसटी शेड्यूल ट्राइब जो जनसंख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पे लोगों में आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था। पूरा ही हिमालय राज्य था, इसलिए जो यूपी का मेन जो प्रशासन लखनऊ से चलता था उसका ध्यान इस ओर बहुत कम जाता था। तो यहाँ के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए हमने एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाया। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून है। देहरादून शब्द भी 2 शब्द से मिलकर बनाया है, देहरा प्लस दून। ठीक है, देहरा इसका नाम पड़ा था हमारे जो महान संत थे श्री गुरु राम राय, उनकी जो समाधि स्थल थी उसका नाम देहरा था, इसलिए इसका नाम पड़ा देहरा। और दून इसका नाम पड़ा क्योंकि 2 घाटियों के बीच स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा दून, तो इसलिए इसका नाम पड़ा देहरादून। ठीक है, अब इसकी दूसरी राजधानी है, इसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई है वो गैरसैंण भराड़ीसैंण को बनाई गई है, जिसको मंजूरी मिली जून 2020 में। देखो, गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुख्य रीज़न यही था क्योंकि गैरसैंण को हम ज्यामितीय आकार में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बीचों बीच चमोली में स्थित। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उत्तराखंड कौन से नंबर का हिमालय राज्य है, तो उत्तराखंड 11वां हिमालय राज्य है। वहीं साथ ही उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। देखो बच्चों, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। विशेष राज्य का मतलब यह होता है जैसे एक नॉर्मल राज्य होगा, उसको जब केंद्र से फंड मिलता है तो वो उसको 70% बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस बाकी का 30% उसको ब्याज के रूप में मिलेगा। मतलब ये 30% तुम्हें वापस करना पड़ेगा, प्लस इसमें जो ब्याज है वो वापस करना पड़ेगा। वहीं हम एक विशेष राज्य हैं तो इसलिए उत्तराखंड को 90% बिल्कुल मुफ्त मिलेगा और बाकी का 10% ये हमें ब्याज सहित वापस करना होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का कारण यही था। एसटी समुदाय बहुत ज़्यादा था यहाँ पे और यहाँ पे पूरा ये हिमालय राज्य था। तो उत्तराखंड बनने की मांग काफ़ी सालों पहले से आ रही है, लेकिन सबसे पहले जो इसमें मोहर लगाई थी वो थी एस.डी. देवगौड़ा ने। एस.डी. देवगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को 15 अगस्त 1996 को सबसे पहले लाल किले से यह घोषणा करी कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बनाया जाए। 27 जुलाई 2000 को यह बिल पहुंचा लोकसभा में। उसके बाद 1 अगस्त को ये लोकसभा में पास हो गया, फिर 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हो गया और 28 अगस्त 2000 को ये बिल के.आर. नारायण, उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे, 2000 में जो हमारे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के.आर. नारायण, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा भी स्वीकृत किया गया। ऑर्डर होगा कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाएगी, तो उसके लिए 9 नवंबर तक हमने समय लिया। तो 9 नवंबर 2000 को हमने उत्तराखंड को भारत के मैप में दर्शा दिया। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निर्माण में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो टिहरी बांध निर्माण में रन ऑफ द रिवर तकनीक का यूज़ किया गया था। अब टिहरी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं डिस्कस कर लेती थोड़ा सा कि टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है और टिहरी बांध का जो डिज़ाइन तय किया गया था वो किया था जेम्स ब्रून ने, प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने। ठीक है, इससे पहले 1949 में हमें यूपी सरकार से अनुमति मिल गई थी इसकी बनने की। 1972 में हमें योजना आयोग केंद्र सरकार की हमें अनुमति मिल गई थी बनाने की। और जब 1970 हमें ये इसका कार्य चालू हो गया था, तो उसके बाद भी धीरे धीरे जब ये कार्य चल रहा, इस कार्य की जो करने की प्रोसेस थी वो बहुत धीमी थी। उसका एक रीज़न ये था कि जो वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे वो लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि हमें मतलब वो लोग नहीं चाह रहे थे कि टिहरी बांध बने क्योंकि इसके बहुत नुकसान भी हैं। तो इस चक्कर से ये काम बहुत धीमे धीमे चल रहा था। तो इसलिए हमने THDC का गठन किया।
टिहरी बांध के निर्माण को गति देने के लिए हमने THDC का गठन किया 1988 में। ठीक है, THDC की फुल फॉर्म टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जब फिर तो पूरा बनकर 30 जुलाई 2006 को टिहरी बांध पूरा बन के तैयार हो गया और 30 जुलाई 2006 से सबसे पहली बार जो बिजली उत्पन्न हुई थी वो 1000 मेगावाट की थी, 1000 मेगावाट की। ठीक है, टिहरी बांध के फर्स्ट फेज़ में हमें 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हुई। जो सेकंड फेज़ है उसमें भी हमें 1000 मेगावाट की बिजली हुई। और टिहरी बांध के थोड़ा सा आगे जाके ही कोटेश्वर डैम है। कोटेश्वर डैम जो कि भागीरथी नदी पे बना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोटेश्वर डैम कौन सी नदी पे बना है, तो कोटेश्वर डैम बना है तुम्हारा भागीरथी नदी पे। ठीक है, तो कोटेश्वर डैम से अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोटेश्वर डैम से कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। तो कोटेश्वर बांध से भी हमें मिलती है 400 मेगावाट की बिजली। तो टोटल मिला के हमें जो टिहरी डैम से मिलती है 2400 मेगावाट की, 2400 मेगा। तो टिहरी बांध से हमें टोटल मिला के मिलती है 2400 मेगावाट की बिजली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सहयोग। जो टिहरी डैम है इसमें हमारा मतलब इसमें जो फंडिंग आई है, जो टिहरी डैम में फंडिंग आई है वो 75% फंडिंग तो सेंटर की थी। ठीक है, टिहरी बांध निर्माण में 75% फंडिंग केंद्र की थी प्लस 25% फंडिंग राज्य सरकार की थी। ठीक है, और टिहरी बांध निर्माण में हमारा जो सहयोग किया वो क्या रही रूस ने। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि टिहरी बांध निर्माण में कौन से देश ने भारत का सहयोग किया, तो वो देश था रूस। ठीक है, अब देख लेते हैं टिहरी बांध एक काफर बांध है। टिहरी बांध एक काफर बांध है, जो कि काफर का मतलब जो कि मिट्टी और पत्थर से मिलके बना होता है। ठीक है, टिहरी बांध एक काफर बांध है जो कि मिट्टी और पत्थर से मिलके बना है। और टिहरी बांध में संगम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियों का। टिहरी बांध में संगम होता है भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध में भागीरथी प्लस भिलंगना का संगम है। और भागीरथी और भिलंगना के संगम को बोला जाता है गणेश प्रयाग। ठीक है, टिहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम को कहता है गणेश प्रयाग। ये गणेश प्रयाग जो कि अब टिहरी बांध में पूरी तरीके से डूब चुका है। टिहरी बांध एशिया का दूसरा, देखो पहले बच्चों टिहरी बांध एशिया का पहला सबसे ऊंचा डैम था, लेकिन अब चीन का जो 3 जॉर्जस डैम बनने के बाद टिहरी डैम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, और वर्ल्ड में इसका 8वां स्थान है। ठीक है, टिहरी बांध है वर्ल्ड का 8वां सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी बांध के लाभ और हानि की, इससे टिहरी बांध बनने से क्या क्या लाभ हमें हुए। तो टिहरी बांध बनने की जो सबसे पहला लाभ है वो यही है, सिंचाई के लिए हमें पानी मिल गया। ठीक है, सिंचाई के लिए पानी, पीने का पानी, साथ ही लोगों को रोजगार मिल गया। ठीक है, लोग क्या कर सकते हैं, बोटिंग का काम खोल सकते हैं, टूरिज्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टिहरी बांध की जो हानियाँ, इससे क्या क्या हानियाँ हुई। तो हानियाँ तो सबसे पहली हानि तो यही है कि यहाँ के स्थानीय लोग को जो विस्थापन करना पड़ा। ठीक है, स्थानीय लोग जिनकी उनकी जन्म जो भूमि थी, इतने सालों से जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को विस्थापन करना पड़ा, वो एक इसकी हानि हुई। और दूसरा इसमें जो हानि है कि जो टिहरी बांध जिस जगह में बना है तो वो जोन 4 में आता है, जो कि जोन 5 के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, जोन 5 वो एरिया होता है जहाँ पे भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जोन 4 और 5 में बना हुआ। और टिहरी बांध को हमने इस तरीके से बनाया है कि ये केवल 8 स्केल तक भूकंप को झेल सकता है। मतलब अगर इससे ऊपर कभी भूकंप आता है तो इससे क्या हानि हो सकती है, इससे भूकंप आएगा तो क्या होगी, बाढ़ की समस्या आएगी। और बाढ़ आने से क्या होगा, गंगा नदी के किनारे स्थित जितने भी शहर हैं वो सब क्या होंगे, तहस नहस हो जाएंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी हानि थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सोहम हेरिटेज और आर्ट कल्चर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मसूरी में। ठीक है, मसूरी के उपनाम कौन कौन से, क्वीन ऑफ हिल, ठीक है, पर्वतों की रानी। इसे मसूरी को बोला जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, वहाँ से जाने के लिए तुम्हें किस रूट से जाना पड़ता है, गंगोत्री यमुनोत्री, इसलिए गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, मसूरी की खोज की थी कैप्टन यंग ने। ठीक है, जो कि आयरिश था, आयरलैंड का निवासी था। मसूरी की खोज की कैप्टन
यंग ने। मसूरी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गन हिल। ठीक है, मसूरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गन हिल है। और मसूरी में ही उत्तराखंड की जो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना गलोगी जल विद्युत परियोजना, गलोगी जल विद्युत परियोजना वो यहीं स्थित है। क्योंकि गलोगी जल विद्युत परियोजना 1907 में बनाई गई थी, जो कि भट्टा फॉल प्रपात में, जो कि भट्टा प्रपात में स्थित है। ठीक है, मसूरी में और जो घूमने के स्थान है वो है कैमल बैंक, म्युनिसिपल गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, कैम्प्टी फॉल, लंडोर बाज़ार, ठीक है, मैसी प्रपात, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैमल बैंक कहाँ स्थित है। कैमल बैंक, म्युनिसिपल गार्डन, नाग टिब्बा, लंडोर बाज़ार। ठीक है, लंडोर बाज़ार भी लास्ट क्वेश्चन में आया था कि कहाँ स्थित है, तो मसूरी में स्थित है। ठीक है, मसूरी में एक जो फेमस चीज़ है वो है लबसना। जो IAS का ट्रेनिंग एकेडमी है वो मसूरी में स्थित है, लबसना। ठीक है, लबसना की फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एकेडमी, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 में की गई थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि केदारजू किसका उपनाम है, तो केदारजू उपनाम है फूलों की घाटी का। ठीक है, फूलों की घाटी के अन्य नाम देखो, जो कालिदास का मेघदूतम है उसमें फूलों की घाटी को, कालिदास के मेघदूतम में फूलों की घाटी को कहा गया है अलका। ठीक है, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया है नंदन कानन। इसके अन्य नाम है भ्यूंडार, बैकुंठ, पुष्पावली, फ्रैंकिसमाइट घाटी। ठीक है, अन्य नाम है इसके। और यह स्थित है मुख्य हिमालय में। फूलों की घाटी हमारी स्थित है मुख्य हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय और महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है हमारे मुख्य हिमालय, महान बाह्य हिमालय में, जो कि चमोली में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी में यहाँ पे फूलों की 521 किस्म पाई जाती है। ठीक है, फूलों की घाटी की जो खोज की थी वो फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में की थी। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में। और इन्होंने ही 1938 में वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, 1938 में फ्रैंक स्माइथ ने वैली ऑफ फ्लावर बुक लिखी है। ठीक है, जिसके कारण से ये वर्ल्ड में फेमस हुई। ठीक है, ये फूलों की घाटी जगह ये वर्ल्ड फेमस हुई। ठीक, अब देख लेते हैं खोज इसकी फ्रैंक स्माइथ ने की थी। इसमें बुक लिखी गई है वैली ऑफ फ्लावर। फूलों की घाटी हमारा नर प्लस गंधमादन, फूलों की घाटी हमारा नर प्लस गंधमादन पर्वत के मध्य में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी से जो नदी बहती है, फूलों की घाटी के मध्य जो नदी बहती है वो है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी। जो फूलों की घाटी है ये जून से अक्टूबर तक खुले रहते हैं, बाकी टाइम ये बंद रहते हैं। ठीक, जून से अक्टूबर में खुलते हैं। फूलों की घाटी में जो मुख्य रूप से जो फूल पाए जाते हैं वो जापान का जो नेशनल फ्लावर है ब्लू पॉपी। ठीक है, फूलों की घाटी में तुम्हें जापान का नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी और उत्तराखंड का जो राज्य फूल है ब्रह्मकमल वो देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रह्मकमल और ब्लू पॉपी यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कि घाटी में जो स्थित फूलों की घाटी में जो स्थित ताल है वो लिंग और आचरी ताल है। ठीक है, लिंग और आचरी ताल भी एग्जाम में पूछा जाता है। लिंग और आचरी ताल कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। ठीक है, नेशनल फ्लावर। अब बात कर लेते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क की। उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क वो फूलों की घाटी नेशनल पार्क ही है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका जो क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 को। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखो बच्चों, यूनेस्को में शामिल करने का मतलब ये होता है कि इसका जितना भी इसका जो मेंटेनेंस, इसका जो रखरखाव, जितना भी कुछ का खर्चा आएगा वो हमारी यूनेस्को देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क में मुख्यतः कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो वो कस्तूरी मृग,
कस्तूरी मृग और मोनाल। ठीक है, फूलों की घाटी में जो मुख्य जो जानवर पाए जाते हैं वो कस्तूरी मृग और मोनाल है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है। तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी बैदर पांडे। बच्चों ये 6 बुकें वही पुस्तक हैं जो अक्सर पेपर में पूछ जाती है। ये क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है, इसलिए इस पुस्तक को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है बैदर पांडे ने। गढ़वाल का इतिहास लिखी है हरिकृष्ण रतूड़ी ने। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखी है अजय रावत ने। हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट की। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल की। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत कटौच की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। 5th क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध किस नेशनल पार्क से। तो प्रोजेक्ट टाइगर का संबंध है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। देखो, भारत का पहला नेशनल पार्क जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया था वो था तुम्हारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में इसके बाघ संरक्षण के लिए बनाया गया था, तो 1973 में वो घोषणा हुई थी। ठीक है, वरना जो कॉर्बेट नेशनल पार्क जब खोला गया था 1936 में, ये हेली नेशनल पार्क के नाम से खुला था। 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क के नाम से खुला था। 1952 में इसका नाम कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में इसका नाम कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। 1957 में जब 1955 में जिम कॉर्बेट की डेथ हुई थी, ये जो हमारा फेमस शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जिम, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम 1950 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो था ये आयरलैंड के निवासी थे। ये जिम कॉर्बेट आयरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था, इनका सिर्फ जन्म हुआ था नैनीताल में, जो कि नैनीताल में अपनी बहन मैगी के साथ गर्नी। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जो नैनीताल में घर था उसका नाम था गर्नी हाउस। ठीक है, नैनीताल में जिम कॉर्बेट अपनी बहन मैगी के साथ गर्नी हाउस में रहते थे। ठीक है, ये बहुत बड़े शिकारी थे और जो कि सेना में कर्नल थे। ठीक है, बाद में जब 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये केनिया चले गए थे। ठीक है, केनिया में जो इनके आवास था, केनिया में इनके आवास का नाम था पॉक्सतू। केनिया में जिम कॉर्बेट के आवास का नाम था पॉक्सतू। ठीक है, अब वहीं इनकी हार्ट अटैक से 1955 में डेथ हुई। 1955 में जब उनकी डेथ हुई थी तो 1957 में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। ठीक है, और 1973 में भारत का पहला मतलब बाघों के संरक्षण के लिए पहला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या बनाया गया, बाघों के संरक्षण के लिए पहला नेशनल पार्क बनाया गया। तो कालाढूंगी रामनगर। बच्चों हो सकता है कभी पेपर एग्जाम में अगर कालाढूंगी ऑप्शन में नहीं आए तो हो सकता है वहाँ पे रामनगर आया हो, तो तुम्हें रामनगर मानना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से तुम्हारा कालाढूंगी रामनगर नैनीताल में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला है नैनीताल प्लस 2 राज्यों में फैला है, ये नैनीताल प्लस पौड़ी में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर। जिम कॉर्बेट का क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है। जिम कॉर्बेट इसका जो प्रवेश द्वार है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो प्रवेश द्वार है इसको कहा जाता है ढिकाला, जो कि तुम्हारा ये ढिकाला इसका प्रवेश द्वार जो कि है नैनीताल में। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये भारत और एशिया का पहला बाघों के संरक्षण के लिए पहला नेशनल पार्क है। और साथ में ना बच्चों ये 2 बुकें लिखी है मैंने, ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग और माई इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, ये जिम कॉर्बेट की है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है कि बग्वाल मेले का अन्य नाम क्या है। तो बग्वाल मेले का अन्य नाम है आषाढ़ी कौथिग का मेला। जो आषाढ़ी कौथिग का मेला है ये लगता है देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, बग्वाल मेला लगता है तुम्हारा देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, बग्वाल मेले का दूसरा नाम आषाढ़ी कौथिग है, जो लगता है आप लोगों का देवीधुरा चंपावत में। ये जो माँ बाराही देवी का मंदिर है उसके पास लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है कि कौसानी का प्राचीन नाम क्या है। तो कौसानी का प्राचीन नाम बलना है। ठीक है, 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है।
ठीक है। महात्मा गांधी वैसे तो यहाँ पे एक दिन की यात्रा में आए थे, लेकिन उन्हें कौसानी इतना पसंद आया था कि यहाँ पे वो 12 दिन रुके थे, 12-13 दिन रुके थे। ठीक है। और कौसानी अपनी 2 शिष्य लक्ष्मीबेन और सरलाबेन के साथ आए थे, और यहीं पे सरलाबेन ने एक लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जहाँ पे ये लोग रुके थे। ठीक है। जो कौसानी है ये स्थित है पिंगनाथ पहाड़ी, कौसानी हमारा पिंगनाथ पहाड़ी में स्थित है जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है। कौसानी जो प्रसिद्ध है ये चाय के लिए बहुत फेमस है, कौसानी फेमस है चाय के लिए। ठीक है। महात्मा गांधी 1929 में यहाँ आए थे और 12-13 दिन रुके थे, जहाँ उन्होंने यंग इंडिया, अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक। और यही इन्होंने अनाशक्ति योग टीका के कुछ अध्याय लिखे और गीता भूमिका लिखी। जो कौसानी है यहाँ पे जो फेमस चीज़ें हैं वो है रुद्राधारी झरना, पिनाकेश्वर महादेव मंदिर और बुरापी नाथ का मंदिर। और कौसानी में ही सुमित्रानंदन पंत का जन्म पंतवीती का गाँव कौसानी में ही हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या होता है कि 90% जो पैसा केंद्र से राज्य सरकार को मिलेगा वो 90% तो अनुदान के रूप में मिलेगा, बाकी का जो 10% है वो तुम्हें ये ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। ठीक है। एक नॉर्मल राज्य को कितना मिलता है? एक नॉर्मल राज्य को 70% मिलता है फ्री में और 30% से वापस करना पड़ता है। तो ठीक है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 में। अभी लास्ट में जो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी करंट में कौन सा राज्य है जो कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, तो वो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, लेकिन उसको मिला नहीं है। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है कि विष्णुप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? तो विष्णुप्रयाग में हमारा अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। ठीक है। अलकनंदा अगर जल प्रवाह की बात करें तो उत्तराखंड में जो सबसे जल प्रवाह वाली नदी है वो अलकनंदा नदी है। ये तुम्हारी संतोपद ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, संतोपद ग्लेशियर से, जिसकी आकृति है त्रिभुज, जो कि त्रिभुज की आकृति के समान है। ठीक है, जिसकी आकृति है त्रिभुज की तरह। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक किसको माना जाता है? तो गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है नंदा देवी राजजात यात्रा को। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा जो कि विश्व की, ये भारत की भी नहीं, एशिया की भी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा है, जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा है, जिसको तय करने में समय लगता है 19 से 20 दिन। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा, ये लास्ट नायब तहसीलदार के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था कि नंदा देवी राजजात यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा स्टार्ट होती है चमोली के नौटी गांव से। ये चमोली के नौटी गांव से स्टार्ट होकर बाणगांव तक की यात्रा है। बाणगांव अगर एग्जाम में ना दिया हो तो होमकुंड भी है। ठीक है, चमोली के नौटी गांव से होमकुंड तक की यात्रा है। देखो, ये यात्रा स्टार्ट इसमें तय होता है चमोली से जाते हैं पिथौरागढ़ जाते हैं अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से वापस जाते हैं चमोली। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और वापस फिर कहाँ जाता है? चमोली के बाणगांव में। ठीक है, ये 8वीं और 9वीं सदी में स्टार्ट की गई यात्रा थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि नंदा देवी राजजात यात्रा कौन सी सदी में शुरू हुई थी? तो ये 8वीं और 9वीं सदी में हुई थी। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा ये सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, इसलिए इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहा जाता है? नंदा देवी राजजात यात्रा को है। ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा ये माँ नंदा की मायके से ससुराल तक की पूरी जर्नी है। जो माँ नंदा देवी, इसमें माँ नंदा देवी की जो सवारी है वो है चौसिंगिया खाड़ू। देखो, ये यात्रा 12 साल में एक बार की जाती है। ये यात्रा हुई थी 18 अगस्त 2014 को, होनी ये 2013 में थी, लेकिन केदारनाथ में जो आई त्रासदी थी उसके कारण ये यात्रा पोस्टपोन कर दी गई 2014 में। तो 18 नेक्स्ट यात्रा होगी 2026 में होगी। ठीक है, 12 साल में एक बार कराई जाने वाली ये धार्मिक यात्रा है, और 12 साल में एक बार ही जो माँ नंदा का सवारी है चौसिंगिया खाड़ू, ये 12 साल में एक बार ही जन्म लेता है। ठीक है, लास्ट 2014 में जब ये यात्रा हुई होगी तो वहाँ के जो राजकुमार होते हैं ये उनके सपनों में आता है कि वो खाड़ू कहाँ जन्म, चौसिंगिया खाड़ू ने कहाँ जन्म लिया होगा, तो उसके सपनों में आता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ लेने जाते हैं, फिर उसे लेके घर आते हैं, 12 साल तक पालते हैं, फिर 12 साल बाद फिर ये यात्रा कराई जाती है। ठीक है, माँ नंदा का ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माँ नंदा का सवारी इसमें क्या है? तो चौसिंगिया खाड़ू है। ठीक है, और नंदा देवी राजजात यात्रा में 2 डाक टिकट जारी किए। नंदा 2006 में
नंदा देवी राजजात यात्रा में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए, एक तो माँ नंदा पे, दूसरा है चौसिंग्या खाड़ू पे। ठीक है, 2006 में ये नंदा राजजात में 2 डाक टिकट जारी किए गए, जो कि एक तो था माँ नंदा पे और जो दूसरा था वो था चौसिंग्या खाड़ू पे। पहला मैंने लिया था फूलों की घाटी। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि फूलों की घाटी में कौन से फूल का आवास है, तो मेन जो यहाँ पे फूल आवास है वो ब्रह्म कमल का है। और एक मैंने बताया था जापान का नेशनल फ्लावर है जो क्या, ब्लू पॉपी, उसका भी आवास है। ठीक है, फूलों की घाटी में जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और 2005 में 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया मसूरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गन हिल। और जो मसूरी है इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी, पर्वतों की रानी भी बोला जाता है। कैम्प्टी फॉल पूछा गया है पेपर में, कैम्प्टी फॉल, लंडोर बाजार। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, मसूरी में। फिर नेक्स्ट तीसरा मैंने बग्वाल मेला, जो बग्वाल मेला इसे आषाढ़ी कौथिग का मेला भी कहते हैं, जो कि तुम्हारा देवीधुरा चंपावत में लगता है। ठीक है, बग्वाल मेले में ऐसी परंपरा है कि इस दिन क्या जो माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है ये मेला। ठीक है, माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है ये मेला। और बग्वाल मेले में ऐसी परंपरा है कि इस मेले में क्या किए जाते हैं, पत्थरों की बारिश की जाती है। लास्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पत्थरों की जगह टमाटरों की बारिश की जाए, लेकिन वो इतने धार्मिक लोग हैं कि मतलब पहले वो कह रहे हैं कि जो पुरानी से आई हुई जो मान्यता जो हम मान रहे हैं कि वो नहीं बदलना चाह रहे, तो वो आज भी पत्थरों की ही बारिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बग्वाल मेला लगता है ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। ठीक है, बग्वाल ये लगता है चंपावत में। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो शिकारी थे नैनीताल में जिनका जन्म हुआ था, जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा था। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था उनका केनिया में उनके घर का नाम क्या है, तो केनिया में उनके घर का नाम क्या है, पॉक्सतू। केनिया में घर का नाम पॉक्सतू है। जिम कॉर्बेट जिनका जन्म नैनीताल में होता है, नैनीताल में उनके घर का नाम था गर्नी हाउस, जहाँ पे वो अपनी बहन मैगी के साथ रहते थे। ठीक है, अब वैसे वो मूल रूप से कहाँ के थे, आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे बड़ा बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया पहला नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना वो 1936 में हुई थी। ठीक है, पांचवा मैंने तुम्हें बताया टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि काफर बांध है, इसकी ऊंचाई देख लेना 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। भागीरथी भिलन नदी के संगम पे स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, और भागीरथी और भिलन संगम गणेश प्रयाग स्थित है, जो आज टिहरी बांध में पूरा डूब चुका है। ठीक है, तो भागीरथी और भिलन नदी के संगम पे क्या स्थित है, गणेश प्रयाग। मतलब ये गणेश प्रयाग जो कि यार टिहरी बांध में पूरा डूब चुका है, तो क्या हम बोलेंगे भागीरथी भिलन के संगम पे स्थित है टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट मैंने तुम्हारा नंदा देवी राजजात यात्रा, जो विश्व की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा है, जो 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया तुम्हें विशेष है, उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें 90% अनुदान के रूप में मिलता है, 10% ये हमें सेंटर को वापस करना पड़ता है। ठीक है, आठवां मैंने तुम्हें विष्णु प्रयाग बनाया, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पे स्थित। जो विष्णु प्रयाग है हमारा, ये अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पे स्थित है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बार बार। अलकनंदा नदी जो तुम्हारी निकलती है, ये निकलती है संतोपद ग्लेशियर से, जो कि जिसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, नौवा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कौसानी। ठीक है, कौसानी तुम्हारा स्थित है बागेश्वर में स्थित है, और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। ठीक है, लास्ट DCB डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, तो मिनी कश्मीर तो कहा जाता है पिथौरागढ़ को। ये बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, और महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था कौसानी को। और यहीं पे महात्मा गांधी ने अपनी जो पुस्तक थी यंग इंडिया, उसके कुछ अध्याय लिखे। ठीक है, यहीं पे जो महात्मा गांधी की शिष्य थी सरलाबेन, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट मैंने 10वां पॉइंट तुम्हें रचनाएं बताई थी, वो पढ़ लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। वो थोड़े कन्फ्यूज़न वाली है, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगी, जिसमें